हरे कृष्णा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अकाउंटिंग मॉड्यूल का पूरा गो थ्रू करेंगे और उसके सारे फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अकाउंटिंग मॉड्यूल आपको लेफ्ट में मिलेगा, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट्स, टूल्स और वेरियस एंट्रीज के ऑप्शंस हैं। तो हम उनको वन बाय वन हम इस लिस्ट के थ्रू गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट है, जो कि बेसिक हमें सेटअप करना है ईआरपी में, वो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स कोई भी कंपनी के लिए। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपको फर्स्ट यहाँ पर ही दिख जाएगा। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है, इसके अंदर आपको पूरा जो स्ट्रक्चर जो कंपनी के लिए मेंटेन करने वाले अकाउंट्स का, वो सारा आपको विजिबल होगा। जो कि आप लिस्ट व्यू में अकाउंट्स देख सकते हैं, एंड ट्री व्यू में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आप एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, और इसको एक्सपेंड करके वी कैन गो थ्रू ऑल द अकाउंट्स, रिसीवेबल, डेटर्स, एडवांस, बैंक अकाउंट्स, लाइक दैट। तो इस तरह से हम पूरा उसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स किसी भी कंपनी का, यहाँ से हम स्विच करके किसी दूसरी कंपनी का, ऐसे करके हम सारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं। तो हर कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट्स उसका एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें पूरा असेट्स, लाइबिलिटीज और इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट है कंपनी डिफॉल्ट अकाउंट्स। तो ईआरपी का जो बेसिस है वो है एक कंपनी, सारे एंट्रीज का। तो उस कंपनी की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। उन लिस्ट को देखने के लिए कंपनी लिस्ट पर हम गए और हमने वो पर्टिकुलर कंपनी ओपन किया, सपोज टचस्टोन। और इसके अंदर बहुत सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं जो हमें सारे ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करने से पहले ही सेट कर देनी है। जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करें, फर्स्ट हमें यही क्रिएट करना है। तो इसके अंदर सपोज ये डिफॉल्ट पेरोल पेबल अकाउंट, ये हमने सेट कर दिया। उसके अलावा अकाउंट्स के जितने भी बेसिक जो डिफॉल्ट बार बार काम आते रहते हैं, वो हमें यहाँ पे सेट कर देना है। डिफॉल्ट पेबल अकाउंट क्रेडिटर्स, डिफॉल्ट रिसीवेबल अकाउंट डेटर्स, डिफॉल्ट कैश कैश अकाउंट, राउंड ऑफ अकाउंट, राइट ऑफ अकाउंट, इनकम अकाउंट, सेल्स। इस तरह से सारे जो डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं, ये हमें सेट कर देने हैं। और ये सारे अकाउंट्स उसके पहले हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्रिएटेड होने चाहिए। अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कुछ क्रिएटेड नहीं है तो हम उनको वहां जाके क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एसेट्स में एक अकाउंट क्रिएट करना, करंट एसेट्स में। तो मैंने ऐड चाइल्ड पे क्लिक किया और उस अकाउंट का नाम दिया। उसका अकाउंट नंबर हम मेंटेन नहीं करते जनरली, बट अगर चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। इस ग्रुप मतलब इसके अंडर दूसरे भी अकाउंट्स रहेंगे तो हम इस ग्रुप पे टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा अकाउंट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। अदरवाइज वो हमारे कई ट्रांजेक्शन्स में वो उसको ऑटोमेटिकली फैच नहीं करेगा। तो वो डिप्रिशिएशन का अकाउंट है, एसेट का अकाउंट है, इक्विटी का है, एक्सपेंस का है, इनकम का, ये सभी हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और फिर ये यहाँ पे विजिबल होगा। और सेम अकाउंट को अगर हमारी नीड है डिफॉल्ट अकाउंट की तरह सेट करने के लिए यहाँ पर इन सेटिंग्स में, तो हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जब सिलेक्ट करना है कुछ नया, तो आप देखेंगे फिल्टर लगा हुआ है, कंपनी, टचस्टोन एंड ग्रुप, नो अकाउंट टाइप इज रिसीवेबल। तो जो अकाउंट का टाइप रिसीवेबल होगा वही अकाउंट यहाँ पर विजिबल होगा। और वो कौन सा है? डेटर्स। ओनली डेटर्स एक ऐसा अकाउंट अभी हमारे पास, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। इस तरह से हम सारे जो डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं, कुछ तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहते हैं और बाकी हम खुद से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बना के। उसके अलावा हमारी जो इन्वेंट्री है जो मेंटेन करते हैं, वो परपेचुअल इन्वेंट्री है, जिसमें जैसे ही कोई स्टॉक का ट्रांजैक्शन होता है, इमीडिएटली उसमें अकाउंट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो उसे कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये ईआरपी में इनेबल्ड रहता है और हम इसको इनेबल्ड ही रखेंगे। इन्वेंट्री का जो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट स्टॉक इन हैंड क्रिएट हो जाता है, स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए रहेगा। यहाँ पर स्टॉक रिसीव बट नॉट बिल्ड, ये अकाउंट तब काम आता है जब कोई मटेरियल रिसीव कर लिया है, उसका परचेस रिसिप्ट बन चुका है या जीआरएन बन चुका है, लेकिन उसका अकाउंटिंग बाकी है। तब तक ये एक टेम्पररी अकाउंट है, स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल्ड। इसके अंदर जाके वो बैलेंस खड़ा हो जाता है। बाद में जैसे ही हम उसका इन्वॉइसिंग करते हैं, परचेस इन्वॉइस जब बनाते हैं, तो स्टॉक रिसीव बट नॉट बिल्ड जो है वो खाली हो जाता है। तो इस तरह से ये बेसिक जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स हैं स्टॉक सेटिंग के लिए, वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में फिक्स एसेट के कुछ डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स हैं। डिप्रिशिएशन किस में अक्यूमुलेट होना है उसका एक, डिप्रिशिएशन एक्सपेंसेस इसका एक अकाउंट, एंड सिमिलरली एसेट रिसीव्ड बट नॉट बिल्ड। देन एचआरए सेटिंग्स,
अभी हम अगर इसको यूज करते हैं एचआर मॉड्यूल को, तो उसके लिए भी बेसिक कंपोनेंट वगैरह हम डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। सो ये जो सारी सेटिंग्स हैं ये कंपनी के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में होती हैं, उसके बाद हम इनको सेव कर देंगे। और इनको डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, मे बी परचेस इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस या जर्नल एंट्री, जब भी हम कुछ ट्रांजेक्शन जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इनको वो फैच कर लेगा, हमें मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। सो वो सब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमें कर देनी है। नेक्स्ट है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं जो कि आप अकाउंट सेटिंग में ओपन कर सकते हैं। और अदरवाइज अकाउंटिंग जो मॉड्यूल है उसमें भी अगर आप एक एक करके जाएंगे नीचे तो हमें भी देख सकते हैं। अकाउंट सेटिंग यहाँ पर रहेगा। सो अकाउंट सेटिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सारी सेटिंग्स की हुई हैं। जो मेनली जो हमें करनी है, अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो हम क्रेडिट लिमिट्स, इसमें ओवर बिलिंग अलाउंस का मतलब है कि अगर हमने 100 किलोग्राम मटेरियल रिसीव किया है तो क्या हम इनवॉइसिंग 120 ग्राम की कर सकते हैं, तो वो हमें कितना अलाउ करना है ओवर बिलिंग, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और कौन से रोल को अगर हम ओवर बिल अलाउ करना है तो जनरली हम 0 रखते हैं क्योंकि हम ओवर बिलिंग अलाउ नहीं करते, अदरवाइज हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। सिमिलरली असेट्स के अंदर बुक असेट डिप्रिशिएशन एंट्री ऑटोमेटिकली, जब हम एसेट बुक करेंगे और उसका हम डिप्रिशिएशन सेट कर देंगे, उसका पैटर्न लीनियर या कुछ और दूसरा जिस तरीके से हम डिप्रिशिएशन सेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए एक जर्नल एंट्री क्रिएट हो जाएगी ईआरपी में। सो ये ऑटोमेटिक बुक करने के लिए सेटिंग है, ये जनरली बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहती है। अगर इनेबल्ड नहीं है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अकाउंट्स क्लोजिंग, अगर हमें हमारे अकाउंट्स किसी एक डेट तक फ्रीज करने हैं कि कोई भी कुछ एंट्री ना कर सके उन पर्टिकुलर लेजर्स में, तो हम यहाँ पे उसको फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्रीजिंग का जो ऑप्शन है इसको और ज़्यादा एलोबरेटली देने के लिए एक और मॉड्यूल हमने डेवलप किया था जिसका नाम फ्रीज ट्रांजेक्शन सेटिंग लिस्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल पार्ट था। सो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आप और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट कब तक आपको फ्रीज करना है और उसको कौन मॉडिफाई कर सकता है। तो जैसे हमने ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, परचेस इनवॉइस, परचेस ऑर्डर, परचेस रिसिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने फ्रीज कर रखा है कि ये इस 31 दिसंबर तक की फ्रीज है, मतलब कोई भी बैक डेट में जाके और परचेस इनवॉइस नहीं बना सकता इस डेट से पहले। अगर कोई बना सकता तो वो ये मॉडिफायर्स में से। सो इस तरह से मॉडिफायर सेट कर सकते हैं एंड हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को फ्रीज कर सकते हैं। सो ये हमारे फ्रीज ट्रांजेक्शन सेटिंग्स का पार्ट है। नेक्स्ट असेट कैटेगरीज डिफॉल्ट्स अकाउंट्स। सो जितने भी असेट हम बुक करते हैं वो एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो एसेट कैटेगरी लिस्ट जो है उस कैटेगरी के अंदर अगर आप जाएं तो सपोज मैं ओपन करता हूँ इलेक्ट्रिकल्स, तो ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के कुछ अकाउंट्स सेट करने हैं हमें, क्योंकि वो असेट जब बुक होगा तो वो अकाउंट के कौन से लेजर में जाके बुक होगा, कौन सा डिप्रिशिएशन रहेगा, कौन सा एक्सपेंस रहेगा, वो सारे हमें यहाँ पर उसको डिफाइन करने पड़ेंगे। ये जैसे इलेक्ट्रिकल का एसेट कैटेगरी है तो इसके अंदर ये सारे फिक्स एसेट अकाउंट्स और ये सब। इसके अलावा हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेथड फॉलो करवाना है, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल का आइटम हो वो हम मेंशन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ डिप्रिशिएशन करना है। अगर हमारे सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स अगर सेम डिप्रिशिएशन फॉलो करते हैं तो हम एक ही उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज हम मैनुअली बाद में अलग अलग सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिप्रिशिएशन का एसेट कैटेगरी के लिए जो डिफ़ॉल्ट्स हम यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटिंग्स पार्ट है जो हमें पहले सेट कर देना है बिफोर हम अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कुछ भी ईआरपी में ट्रांजेक्शन करें, उसके पहले हमें ये सब सेट कर लेना है। मैं एक और चीज़ बताने से भूल गया हूँ, वो है अगर हम कुछ बैंक अकाउंट मैनेज करते हैं तो हम बैंक अकाउंट भी हम क्रिएट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम पहले से ही बैंक अकाउंट की जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर डाल के, पार्टी टाइप, बैंक कौन सा है, कंपनी का जो अकाउंट है पर्टिकुलरली जो कंपनी के अकाउंट है वो यहाँ पे डाल लें हम, और कंपनी सेलेक्ट करके, और फिर हम इसको हमारे लिए इजी होगा मेंटेन करना फर्दर। तो ये भी बैंक अकाउंट भी हम एक क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ
अलग अलग तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स हम बुक करते हैं ईआरपी में, मेजरली जो चार मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, इनको हम बताएंगे। फर्स्ट है जर्नल एंट्री, जो कि डायरेक्टली हम कोई लेजर को हिट कर रहे हैं, उस एंट्री के लिए हम यहाँ से बुक कर सकते हैं। ऐड जर्नल एंट्री, इसके अंदर अलग अलग एंट्री टाइप है, बैंक एंट्री, कैश एंट्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा, एक्साइज, सारे जो ओपनिंग एंट्री, डिप्रिशिएशन एंट्री, सारे हम यहाँ से सिलेक्ट करके, और जैसा हम सिलेक्ट करके उसके हिसाब से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे चेंज होंगे और वो सिलेक्ट करने के हमको मिल जाएंगे। और इस तरह से फिर हम पोस्टिंग डेट, कंपनी और रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट, इनफैक्ट अगर हम देखते हैं कि एक एंट्री हमें बार बार सेम तरीके से करनी पड़ती है, मतलब उसके ये डेबिट और क्रेडिट अकाउंट सेम ही है और हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो हमें बार बार इस तरह से करने के बजाय हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं उसकी, और हम टेम्पलेट से उसको फैच कर सकते हैं। टेम्पलेट में हम पहले से ही डिसाइड कर दें कि ये अकाउंट रहेगा, ये अकाउंट रहेगा, दो अकाउंट रहेंगे, ये कंपनी में और ये उसका टाइटल, तो वो ऑटोमेटिकली उन दो अकाउंट को यहाँ पे ले आएगा। जस्ट आपको डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो सेट करना है। इस तरह से आपकी जो बार बार जो रिपीट होने वाली जो एंट्रीज हैं उसके लिए आपको इजी रहेगा कि आप टेम्पलेट बना के उसको कर सकते हैं। बाकी आप जनरल एंट्री इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब आप कोई भी एंट्री जब कर रहे हैं तो बाकी एंट्रीज तो आप कर लेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा डोनेशन की जो एंट्रीज हैं उनके लिए। डोनेशन की एंट्रीज में हमें कुछ ऑप्शंस हैं जो सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ डोनेशन की एंट्री दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हमारे सामने एक एंट्री है, डोनेशन इनकम इंडिया बैंक एंट्री है। इसमें डोनेशन इनकम इंडिया लेजर में क्रेडिट हुआ है और एयू बैंक में डेबिट हुआ है। तो डोनेशन इनकम इंडिया जो लेजर है उसमें आप जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और वहां पर आपको डोनर की डिटेल्स डालनी है। तो उसके लिए ये ऑलरेडी बनी हुई एंट्री है, बाकी फ्रेश एंट्री में आप मैनुअली उसको डालना है। तो डायमेंशन में आपको डिवोटी का नाम डालना है वहां पर, जो जिस डिवोटी का है, या कॉस्ट सेंटर में आप जनरल डोनेशन या जो भी कॉस्ट सेंटर मेंटेन करते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा जब नीचे आएंगे तो इज ए डोनेशन पे आपको टिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर टिक करेंगे, डोनर की सारी डिटेल्स आपको डालनी है, उसका डीआर नंबर, रिसिप्ट नंबर, डोनर का नाम, और ये सारी ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंसेस अगर कुछ है तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डाल देनी है। और जैसे ही हम ये सारा चीज़ें डाल देंगे तो उसके बाद में एक तरह से डोनेशन की एंट्री बुक हो चुकी है। नीचे हम यूजर रिमार्क वगैरह जो भी हम डालना चाहते हैं यानी कंप्लीट, ये डोनेशन की एंट्री में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा अंदर जाके डोनेशन इनकम इंडिया में डोनर की डिटेल्स डालनी है, ताकि हम डोनर की रिपोर्ट्स, डोनेशन की रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमें ईज डोनेशन पे टिक करना ही करना है। दूसरा, हम जब भी कोई सस्पेंस एंट्री पास करते हैं डोनेशन के रिगार्डिंग, तो सस्पेंस को बाद में जब हम क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जब क्लियर करना है तो उस एंट्री पर जाएं और सस्पेंस वाले हेडर पे क्लिक किया, और यहाँ पर एक ऑप्शन है सस्पेंस जेवी, कि कौन सी जेवी पास की है हमने इस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए, उस जेवी का हम यहाँ पे रेफरेंस डाल देंगे एंड फिर वो सस्पेंस जो है वो एक तरह से क्लियर हो जाएगा। मतलब हमारी जो रिपोर्ट है सस्पेंस क्लियरेंस की, उसमें वो दिखना नहीं फिर उसके बाद वो दिखेगा नहीं वहां पर। हमारी दो रिपोर्ट है सस्पेंस की, जिसमें हम सस्पेंस चेक करते हैं कितना सस्पेंस हम क्लियर कर चुके हैं कितना नहीं। तो सस्पेंस एंट्री रिकंसिलेशन जो ये रिपोर्ट है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सी एंट्री में कितना सस्पेंस क्लियर हो चुका है, कितना क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सारा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं सस्पेंस एंट्री। और ये तभी काम करेगा जब हम सस्पेंस में जाकर वहां पर सस्पेंस की जेवी की एंट्री कर रहे हैं। अगर एंट्री नहीं करेंगे तो रिपोर्ट्स जो है वो हमें एक्यूरेट डेटा देगी, सॉरी इनएक्यूरेट डेटा देगी। दूसरी रिपोर्ट ये है जिसमें क्लियर्ड, मिसमैच्ड, अनक्लियर्ड बहुत अच्छे से और भी इसमें दिया हुआ है। तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और सारा क्लियर और अनक्लियर डेटा को बहुत प्रॉपरली हम निकाल सकते हैं। इवन इसमें क्लियर करने वाली जो जेवी है वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। सो इन रिपोर्ट्स के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कितना सस्पेंस क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम अगला मूव करते हैं सेल्स इनवॉइस की तरफ। तो सेल्स इनवॉइस जब भी बुक होता है, इनफैक्ट एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी जब हम ये चारों में से कोई भी जब एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री, सेल्स इनवॉइस, परचेस इनवॉइस, पेमेंट एंट्री, तो
जो हमारे लेजर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, और वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं उस अफेक्ट को देखने के लिए हम जर्नल एंट्री, सपोज मैं कोई एक जर्नल एंट्री ओपन करता हूँ, ये एंट्री मैंने ओपन किया, यहाँ डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू और लेजर का ऑप्शन। इसमें आप पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं कि जस्ट मिनट, हाँ, कौन से लेजर से डेबिट, कौन से क्रेडिट, पूरा रेफरेंसेस के साथ में सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली उसके लेजर्स को चेक कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सेल्स इनवॉइस पर। तो जब भी कोई सेल्स इनवॉइस बुक होता है तो सेल्स इनवॉइस का सेम तरीके से, जैसे कि ये एक सेल्स इनवॉइस है, इस सेल्स इनवॉइस में मैं सेल्स इनवॉइस के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो सब, मैं जस्ट अकाउंटिंग इम्पैक्ट उसका मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। व्यू अकाउंटिंग लेजर, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो अकाउंट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। डेटर्स में डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ है, सेम अमाउंट। सीजीएसटी, एसजीएसटी, बेकरी सेल जिसमें इनकम हुआ है हमारा, स्टॉक इन हैंड जो कि हमारा खत्म हुआ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स टेम्पररी कैश, कैश मतलब जिसमें पैसा आया है, ये एक हम लेजर मेंटेन करते हैं जो कि एक टेम्पररी लेजर है जिसको बाद में हम बाइफरकेट करते हैं, क्योंकि सेल के टाइम पे कुछ पैसा कैश भी आता है, कुछ ऑनलाइन भी आता है, तो टोटल है ये दोनों का, और इसको फिर हम बाइफरकेट करेंगे दोनों में, जितना ऑनलाइन आया और जितना कैश में। और इस तरह से सारे लेजर्स जो अफेक्ट होते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स इनवॉइस के कारण। सेम तरीके से हम परचेस इनवॉइस जब हम देखेंगे, परचेस इनवॉइस में अगर मैं ओपन करूं, सपोज एक परचेस इनवॉइस है, व्यू अकाउंटिंग लेजर, आप यहाँ पे देखेंगे ये दो लेजर अफेक्ट हो रहे हैं, तीन लेजर, और ये इस तरह से इसकी एंट्रीज हैं। कोई भी लेजर हम ओपन करके और हम चेक कर सकते हैं। क्रेडिटर्स, स्टॉक रिसीव बट नॉट बिल्ड। सो एक्चुअली ये जो स्टॉक रिसीट बट नॉट बिल्ड है, ये लेजर उस टाइम एक्टिव होगा जब हम परचेस इनवॉइस, कोई स्टॉक आइटम का परचेस इनवॉइस बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, जब भी आप कोई परचेस रिसिप्ट बनाते हैं, परचेस रिसिप्ट को हम जीआरएन भी बोलते हैं। सपोज मैंने ये परचेज रिसिप्ट बनाया, श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट से मिल्क हमने रिसीव किया 20 क्वांटिटी एंड रेट 50, 1000 रुपए का। तो इसका अगर मैं लेजर देखता हूं, अकाउंटिंग लेजर, तो आप देखेंगे स्टॉक इन हैंड 1000 इंक्रीज हुआ है, और स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल्ड ये 1000 क्रेडिट हुआ है। अब यही सेम अगर आप देखना चाहें इसका फर्दर इम्पैक्ट, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, बैक गया, और इसका मैं कनेक्शंस में गया, और इसका मैंने परचेस इनवॉइस ओपन किया, इसी डॉक्यूमेंट का परचेस इनवॉइस। तो ये परचेस इनवॉइस है सेम डॉक्यूमेंट का, 1000 रुपए वाला। तो अब मैं इसका अगर अकाउंटिंग लेजर देखता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिटर्स में 1000 रुपए क्रेडिट हो गया, और स्टॉक रिसीव बट नॉट बिल्ड जो कि पहले क्रेडिट हुआ था वापस अब डेबिट हो गया। तो इस तरह से फाइनली वो रिकनसाइल हो गया, वो जीरो हो गया, स्टॉक रिसीव बट नॉट बिल्ड जो कि यहाँ पर क्रेडिट था। तो इस तरह से परचेज रिसिप्ट और उसके बाद में परचेज इनवॉइस बनता है। अब अगर आइटम स्टॉक आइटम नहीं है तो उस केस में परचेज रिसिप्ट नहीं बनेगा, जीआरएन नहीं बनेगा, वो डायरेक्टली उसका परचेज इनवॉइस बन सकता है। जब आप परचेज इनवॉइस बनाएंगे नॉन स्टॉक आइटम के लिए, उस टाइम आपको उसका एक्सपेंस भी बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं किसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जाता हूँ जो कि स्टॉक आइटम नहीं है, हम यही ले लेते हैं, ये स्टॉक आइटम नहीं है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इन्होंने इतना अमाउंट डाला, और एक्सपेंस हेड इन्होंने सेलेक्ट कर लिया जोधपुर CWIP, ये एक एक्सपेंस हेड है, वो इस एक्सपेंस इसके अंदर जाएगा। और अगर स्टॉक आइटम होता तो वो एक्सपेंस स्टॉक रिसीव बट नॉट बिल्ड से खत्म हो जाता। तो इस तरह से परचेस इनवॉइस
अगर नॉन स्टॉक है तो परचेस ऑर्डर से डायरेक्ट परचेस इनवॉइस बनेगा, और अगर स्टॉक आइटम है तो परचेस ऑर्डर के बाद में परचेस रिसिप्ट, और परचेस रिसिप्ट के बाद में परचेस इनवॉइस, ये पैटर्न फॉलो होगा। अब जब कोई भी इनवॉइस हमने बना लिया है परचेस इनवॉइस, तो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका पेमेंट। तो हम पेमेंट जर्नल एंट्री से भी पास कर सकते हैं, और हम दूसरा यहाँ पे कनेक्शंस में जाके पेमेंट एंट्री, अगर हम इंडिविजुअली पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से भी हम पास कर सकते हैं। बट हालांकि हम ये फॉलो नहीं कर रहे, हम पेमेंट जर्नल एंट्री से एक साथ बैंक से निकालते हैं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जब हम जर्नल एंट्री एक साथ पेमेंट कर दिए हैं और एक ही जर्नल एंट्री में सारे पेमेंट्स को मेंशन कर दिया है, सारे इनवॉइसेस को, तो फिर बाद में हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। उसे कहते हैं पेमेंट रिकंसिलेशन। सो वो जो पेमेंट रिकंसिलेशन है वो एक टूल है, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, पेमेंट रिकंसिलेशन। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि कैसे रिकंसिलेशन करना है पेमेंट का। अदरवाइज क्या होगा, वो परचेस इनवॉइस आपको यहाँ पे अनपेड या ओवर ड्यू इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। या कोई पेड नहीं दिखा रहा, ओवर ड्यू, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पेमेंट को रिकंसाइल नहीं कर रखा। इवन तो इन्होंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन इसी इनवॉइस का किया है, इस चीज के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए ये ओवर ड्यू दिखा रहा है या ये अनपेड दिखाएगा। अभी तक हमने कवर किया है जितनी जो सेटिंग्स हैं और कुछ जो एंट्रीज हम पास करते हैं। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उस एंट्रीज के बेसिस पर। तो फर्स्ट में रिपोर्ट जो दिखा रहा हूं वो है जनरल लेजर। हमें अगर कोई भी लेजर चेक करना है तो हम जनरल लेजर में जाके क्लिक करेंगे, और यहां हमने कंपनी डाला और कब से कब तक डेट डाल सकते हैं, और कौन से अकाउंट का लेजर मुझे देखना है, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का अगर मुझे देखना है यहां पर मैं डाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है स्टॉक इन हैंड या स्टॉक एडजस्टमेंट सपोज। तो स्टॉक एडजस्टमेंट का कुछ है, कोई एंट्री नहीं है इतने में, और पीछे जाते हैं तो कोई एंट्री नहीं है स्टॉक एडजस्टमेंट की। कोई और अकाउंट हम देखते हैं, स्टॉक इन हैंड। सो स्टॉक इन हैंड के इतने सारे जो लेजर्स जो अफेक्ट हुए हैं, तो ऊपर जितने भी फिल्टर्स दिए हैं इनफैक्ट हम वाउचर नंबर डालकर भी, वाउचर नंबर मतलब जैसे परचेस इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, इन सब की वजह से लेजर्स अफेक्ट होते हैं। तो उस पर्टिकुलर वाउचर का नंबर डालकर भी मैं यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ उसका लेजर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक परचेस इनवॉइस ओपन करता हूँ, ये एक परचेस इनवॉइस है। जैसे ये माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे प्लस का साइन आ जाता है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके मैं इस लेजर को हटा देता हूँ और मैं वाउचर नंबर डाल देता हूँ। ये वाउचर नंबर डालते ही मुझे इस वाउचर के रिगार्डिंग जो जो लेजर्स अफेक्ट हुए हैं वो लिस्ट आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा, इस वाउचर के रिगार्डिंग। क्योंकि ये वाउचर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 1/10 से 12/2 के बीच में। अगर मैं इसका डेट देखता हूँ तो पोस्टिंग डेट है 4 फरवरी। तो मैं इसको लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, आई थिंक क्योंकि ये एक्चुअली में जोधपुर कंपनी का है, ये हरे कृष्णा जयपुर का नहीं है। मैं यहाँ पे कंपनी चेंज करता हूँ, जोधपुर, एंड ये देखिए आपके सामने सारे लेजर्स आ गए। तो इस तरह से वाउचर नंबर डालकर, अकाउंट नंबर डालकर, फ्रॉम डेट टू डेट डालकर, पार्टी टाइप, सप्लायर वगैरह कस्टमर को उनका भी हम सर्च कर, सप्लायर डाल के पर्टिकुलर सप्लायर का लेजर हम निकाल सकते हैं। सब कुछ हम यहाँ पर जो हमारी नीड है उसके बेसिस पे हम उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। A1 मोटर्स के जितने भी लेजर्स अफेक्ट हुए हैं वो सब। अब अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर क्या क्या इसमें विजिबल है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट डेट, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, और कौन से वाउचर ने इस लेजर को अफेक्ट किया है
वो लेजर का नाम, सॉरी वाउचर का नाम, परचेस इनवॉइस, और परचेस इनवॉइस कौन सा है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है, ये परचेस इनवॉइस है। इसको आप राइट क्लिक करके आप एक वापस ओपन करके चेक भी कर सकते हैं कि ये वाले वाउचर के कारण ये वाला लेजर अफेक्ट हुआ है। तो इस तरह से हम ये सारे अकाउंट्स को यहाँ से देख सकते हैं, लेजर्स एंड उनके बैलेंसेस। तो ये रिपोर्ट कहलाती है जनरल लेजर। तो इस जनरल लेजर के अंदर ये बहुत काम आएगी, रेगुलरली आप इसको यूज करेंगे। अगर आपको किसी भी लेजर अकाउंट को चेक करना है उसका स्टेटस, तो आप सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप कॉस्ट सेंटर को भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, और उस कॉस्ट सेंटर के रिगार्डिंग जितनी भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगी। नेक्स्ट रिपोर्ट, अकाउंट्स रिसीवेबल। इसमें जितने भी जो डिटेल्स हैं जिनसे हमें पेमेंट रिसीव होना है वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अकाउंटिंग में आप गए, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से सर्च कर कर भी निकाल सकते हैं। सपोज अकाउंटिंग रिसीवेबल, ये रही अकाउंट्स रिसीवेबल, यहाँ से भी खोल सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग के जो डैशबोर्ड है उसमें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अकाउंटिंग रिसीवेबल। ये पेएबल है और ये रिसीवेबल, तो रिसीवेबल में यहाँ पे अकाउंटिंग रिसीवेबल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, हम अलग अलग ड्यू डेट्स के लिए टाइम डिसाइड कर लेते हैं, एजिंग रेंज, और एजिंग के अकॉर्डिंग किससे कितने दिनों में पेमेंट रिसीव होने वाला है वो रिपोर्ट हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हरे कृष्णा मूवमेंट में कोई रिसीवेबल नहीं होता, टच स्टोन में रिसीवेबल रहेगा। सो मैं क्लिक करता हूँ टच स्टोन पर, आप देख सकते हैं इसने पूरा रिपोर्ट निकाल दिया रिसीवेबल में किससे कितना पेमेंट रिसीव होने वाला है। सेल्स इनवॉइसेस जिनका पेमेंट कितनी ड्यू डेट है उसके हिसाब से ये सारा रिसीवेबल आ गया। अकाउंट रिसीवेबल की एक और रिपोर्ट होती है अकाउंट रिसीवेबल समरी, जिसमें टोटल बताता है वो कि कंप्लीट मुझे कितना रिसीव करना है। इसमें डायरेक्टली अमाउंट बताएगा, इनवॉइसेस नहीं बताएगा, इसमें कंप्लीट सम करके बताएगा कि कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है अभी तक। सो इस तरह से रिसीवेबल्स रिपोर्ट है। सेम तरीके से पेबल रिपोर्ट होती है, अकाउंट्स पेबल, हमें कितना पेमेंट कब तक निकालना है, कितना अभी तक ड्यू डेट बची हुई है, और सब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ये एजिंग जो है ये हम अपनी मैनुअली सेट कर सकते हैं, 30 डेज की बजाय 15 डेज भी कर सकता हूँ इसको हम 45 भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। किसी एक सप्लायर का अगर हमें निकालना तो उसी सप्लायर का यहाँ पर हम नाम लिख देंगे और उस सप्लायर का एजिंग हमको मिल जाएगा। ये देखिए, ये सप्लायर का ये वाउचर के लिए इतना पेमेंट निकालना है, तब इतने दिनों तक ड्यू है। तो इस तरह से हम उसका वो निकाल सकते हैं। तो ये अकाउंट्स पेबल, सेम वे अकाउंट्स पेबल समरी, तो दोनों रिपोर्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी एजिंग निकालने के लिए सप्लायर की। सो अकाउंट्स पेबल हो गया। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस, सेम वे आप यहाँ पे सर्च करिए ट्रायल बैलेंस और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, जस्ट ट्रायल बैलेंस है सारे अकाउंट्स का, यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट फाइनल यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, P&L एंड बैलेंस शीट, दोनों ये जो रिपोर्ट है P&L एंड बैलेंस शीट, ये आपको यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सपोज हरे कृष्णा और टच स्टोन के ले लेते हैं।
तो आप यहाँ पे सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स का P&L देख सकते हैं। इसके अलावा ये ईयरली है, आप इसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसे भी करके रिपोर्ट ले सकते हैं। ये देखिए मंथली आप टोटल इनकम एक्सपेंसेस पूरा यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। सो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट बैलेंस शीट, वो आप यहीं से खोल सकते हैं, चाहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके, या फिर हम ऊपर सर्च भी कर सकते हैं बैलेंस शीट ये वाले। तो बैलेंस शीट में भी सेम तरीके से हम सारे जो अकाउंट्स के रिगार्डिंग, एंड हम इसको ईयरली या मंथली, क्वार्टरली, इसको भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, सप्लायर लेजर समरी। ओपनिंग कितना था, इनवॉइस कितना हो चुका है, कितना पे किया जा चुका है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, ऐसे करके सप्लायर की जो लेजर समरी है टोटल, वो इस रिपोर्ट में हमें मिल सकता है। सेम तरीके से कस्टमर लेजर समरी होती है, वो भी हम इसको निकाल सकते हैं। सप्लायर्स एंड कस्टमर्स मास्टर, तो जो भी डेटा सप्लायर और कस्टमर के अराउंड रिवॉल्व होगा, उसके लिए जो बेस डेटा है वो होता है सप्लायर लिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं सारे सप्लायर्स की वहां पर डिटेल्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं किसी भी सप्लायर को अगर ओपन करता हूं, उस सप्लायर के अंदर उस सप्लायर की सारी डेटा मेंशन की हुई है। आप यहाँ पर सप्लायर का ग्रुप सेट कर सकते हैं और फिर ग्रुप के हिसाब से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट एंड एड्रेसेस, ये डालना बहुत ज़रूरी है सप्लायर के केस में। जब हमें उसके साथ अगर बिजनेस करना है, टच स्टोन अगर बिजनेस करती है, तो उसका स्टेट कोड ये सब हमें पता होना चाहिए, जीएसटी नंबर, ताकि उसके हिसाब से वो उसके उस ट्रांजेक्शन में, जैसे कि सेल्स इनवॉइस में, वो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगना है या आईजीएसटी लगना है, ये डिसाइड होगा वो कौन से स्टेट का है। सो ये कॉन्टेक्ट एंड एड्रेसेस में अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर हमें किसी सप्लायर के लिए अलाउ करना है कि अलाउ परचेस इनवॉइस विदाउट परचेस ऑर्डर, तो उसके लिए हम यहाँ टिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करते जनरली। और अलाउ परचेस इनवॉइस क्रिएशन विदाउट परचेस रिसिप्ट, तो ये दोनों चीज़ों के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें ब्लॉक करना है सप्लायर को तो हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, फ्रोजन, डिसेबल्ड, सो ये सब ऑप्शन सेटिंग्स हैं एक सप्लायर के लिए। उसके अलावा व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर सप्लायर के लेजर्स देख सकते हैं, और पेबल कितना अमाउंट उसको पे करना बाकी है भी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम तरीके से हम कस्टमर भी निकाल सकते हैं और कस्टमर का मास्टर डेटा भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सेल्स रजिस्टर। अब सेल्स की रिपोर्ट कई तरह की होती है, जैसे कि मैंने जैसे सेल्स रजिस्टर लिखा, एक तो जनरल सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट है जिसमें सारे सेल्स की डिटेल होगी इनवॉइस वाइज, जितने सेल्स इनवॉइस बने हैं एक एक हर रो जो होगी वो होगी इनवॉइस पर आधारित। अगर हमें आइटम वाइज चाहिए, मतलब हमें देखना है कि पर्टिकुलर एक आइटम पेटीज कितना बिका है, तो आइटम वाइज सेल्स रजिस्टर की रिपोर्ट अलग है। उसके अलावा अगर हमें सेल्स रजिस्टर की रिपोर्ट में जीएसटी की डिटेल्स भी चाहिए, तो वहां पर रिपोर्ट जीएसटी सेल्स रजिस्टर है। और इसी तरह से आइटम वाली रिपोर्ट में हमें जीएसटी के साथ में चाहिए, तो रिपोर्ट जीएसटी आइटमाइज्ड सेल्स रजिस्टर है। सपोज मैं ये सेल्स रजिस्टर दिखाता हूं, तो ये डेट से ये डेट तक अगर हम किसी पर्टिकुलर कस्टमर की रिपोर्ट निकालना चाहते तो वो क्लिक कर सकते हैं। कंपनी यानी भी, क्योंकि अभी केवल टच स्टोन ही है इसमें, तो हमने क्लिक कर दिया। और
किसने बिल काटे हैं, सेल्स इनवॉइस बनाए हैं, तो वो अगर हम उसी की डेटा निकालना चाहते हैं तो जस्ट हम वो अकाउंट सेलेक्ट कर लें और वो रिपोर्ट आ जाएगी। कॉस्ट सेंटर अगर कुछ है तो भी डाल सकते हैं। किस वेयर हाउस से सेल हुआ है वो अगर हमें सिलेक्ट करना है तो वो भी हम क्लिक कर सकते हैं। ये उस केस में ज़रूरत है, सपोज हम काउंटर से हम केवल ये रिपोर्ट निकालना चाहते हैं जिसमें कि काउंटर से कितना सेल हुआ है, केवल और केवल काउंटर से। तो मैंने यहाँ पे बीबीटी एंट्रेंस काउंटर या बेकरी एंड कन्फेक्शनरी ये वेयर हाउस सेलेक्ट करूँगा तो केवल वहाँ से कितना सेल हुआ वो इनवॉइसेस की डिटेल यहाँ पर आएगी। उसके अलावा पर्टिकुलर आइटम ग्रुप को अगर मैं देखना चाहता हूँ, आरती पैराफर्नलिया वाले आइटम कितने बिके हैं, केवल वो रिपोर्ट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आइटम ग्रुप भी क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको सारे इनवॉइसेस, अब इस डिटेल में क्या रहेगा, पोस्टिंग, कस्टमर, कस्टमर नेम, कस्टमर ग्रुप, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको दिखेंगी। बाद में आप जाएँ तो यहाँ पे आपको बेकरी सेल कौन से लेजर में जाके उसने इफेक्ट किया है, वो लेजर है बेकरी सेल, ये वाले ने। उसके अलावा टैक्सेस, CGST आउटवर्ड, SGST आउटवर्ड, टैक्स टोटल, ग्रैंड टोटल, ये सब करके सारा टैक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे विजिबल होगा। अगर इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने हैं सेल्स इनवॉइस, जो कि सेल्स इनवॉइस के डॉक्यूमेंट में है लेकिन इस रिपोर्ट में विजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड ऐड कॉलम। सेल्स इनवॉइस से अगर मुझे ऐड करना है फील्ड को तो ये क्लिक किया, कौन सा फील्ड, ये सारे फील्ड जो हैं इनमें कुछ वैल्यू है और ये सारे फील्ड सेल्स इनवॉइस के हैं। किसी भी फील्ड को मैं यहाँ पर एज ए कॉलम रिसीव कर सकता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि इन वर्ड्स जो अमाउंट है वो आए, तो मैं इसको डाल देता हूँ सपोज कस्टमर के जस्ट नेक्स्ट में, यहाँ पर ये कस्टमर है, इसके राइट में ये डाल देता हूँ। मैंने सबमिट किया और आप देखिए यहाँ पे इसने पूरी डेटा लेके आ गया वो वाले फील्ड की। तो ऐसे कोई भी फील्ड हम उस डॉक्यूमेंट से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कॉलम को और वो डेटा को हम देख सकते हैं। तो सेल्स रजिस्टर है, इसी तरह से GST सेल्स रजिस्टर होता है जिसमें GST की फर्दर ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। GST डिटेल्स के साथ में कंपनी का GST, CGST से आउटवर्ड, बेकरी वगैरह सबका पूरा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सो दिस इज लिटिल मोर एलोबरेट एंड सिमिलरली आइटमाइज्ड जो रिपोर्ट है, आइटम वाइज सेल्स रजिस्टर, इसके अंदर आइटम वाइज है। अगर आप यहाँ देखें तो हरिनाम कुर्ता ये कितना बार हुआ है वो हम ग्रुप कर सकते हैं, उसको ग्रुप बाय आइटम सपोज, तो साथ में आगे जैसे ये वाला आइटम कोड है जिसका नाम है पास टाइम्स ऑफ कृष्णा, ये वाला आइटम कोड, ये कितने बिल हैं, तो ये 3 बिल हैं टोटल और ये सामने आप इसका डिटेल देख सकते हैं। तो ऐसे हम ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग जो हमारी नीड है उसके हिसाब से, आइटम ग्रुप के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, इनवॉइसेस के हिसाब से, और आइटम वाइज सेल्स रजिस्टर को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये देखिए ये इनवॉइस नंबर है, तो टोटल हम यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज सेल्स रिपोर्ट। नेक्स्ट परचेज रजिस्टर, जैसे सेल्स रजिस्टर होता है ऐसे ही परचेज रजिस्टर होता है जहाँ हम देखना चाहते हैं कि कौन सा आइटम हमने कितनी बार खरीदा है। सेम इसमें भी सेम चीज़ GST के साथ में देख सकते हैं, आइटम वाइज परचेज कितना हुआ है वो रिपोर्ट देख सकते हैं और GST के साथ में आइटम वाइज।
तो ये अलग अलग इन्वॉइसेस हैं, उसमें हमने कितने कितने रुपए का खरीदा है, सारे इन्वॉइसेस की डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। और वो कौन कौन से एक्सपेंस हेड में गया है, जनरल एक्सपेंस में गया है, हेरिटेज एक्सपेंस में, हाउसकीपिंग में, किस एक्सपेंस में गया है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर विजिबल है। तो ये हो गया परचेज रजिस्टर। जब भी हमने परचेज किया तो परचेज इनवॉइस के आधार पर ये रिपोर्ट निकल रही है, परचेज रजिस्टर की रिपोर्ट। तो परचेज इनवॉइस में हम एक एक्सपेंस हेड हमेशा सेलेक्ट करते हैं ये देखने के लिए वो किस एक्सपेंस हेड में गया है, तो वो सारी रिपोर्ट्स हमें इसमें मिल सकती है। नेक्स्ट, रिसीव्ड आइटम टू बी बिल्ड, मतलब जिस आइटम की जीआरएन बन चुकी है लेकिन अभी तक उनका बिलिंग नहीं हुआ है, तो वो हम रिपोर्ट यहाँ पर रिसीव्ड आइटम टू बी बिल्ड, तो ये रिपोर्ट, ये परचेज रिसिप्ट है लेकिन अभी इसका बिलिंग नहीं हुआ है, बिल्ड अकाउंट 0। तो ऐसे करके हम ये रिपोर्ट हमारे लिए फ़ायदा इसलिए है क्योंकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि कितने हमारे इनवॉइसेज जो अभी तक बिलिंग नहीं हुई है उनकी, सो वो रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी की रिपोर्ट, एक GSTR अभी जस्ट हमने क्रिएट किया था, GSTR टैक्स वाइज। इस रिपोर्ट में हमें ऑडिटर्स को सबमिट करने के लिए चाहिए होती है। तो हर इनवॉइस में कितने कितने परसेंट के स्लैब थे और उसके हिसाब से कौन कौन से HSN कोड थे और क्या क्या फिर परचेस हुआ है उस हिसाब से, ये पूरी GSTR1 की रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये रिपोर्ट हम निकाल कर ये भी हम सबमिट कर सकते हैं, एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं। सो वी आर डन विद द रिपोर्ट्स। नेक्स्ट हम कुछ टूल्स की बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी कुछ एंट्रीज को पास करने के लिए। फर्स्ट है पेमेंट रिकंसिलेशन। पेमेंट रिकंसिलेशन में कैसे क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो परचेस इनवॉइसेस हैं, हमने परचेस इनवॉइस बुक किया लेकिन हमने उस परचेस इनवॉइस के बारे में कि ये पेड हो चुका है कि नहीं, ये हम डायरेक्टली एंट्री नहीं कर रहे यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ से पेमेंट एंट्री नहीं करते, यहाँ पेमेंट एंट्री पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, ये जयपुर आयरन वाले जितने भी हैं इनको हमने अलग से जर्नल एंट्री पास करके पेमेंट कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कंपनी जनरल ये जोधपुर में है, ये देखिए बैंक एंट्री है, इसमें यहाँ पर हमने पास कर दिया क्रेडिटर्स में, हमने यहाँ पर सप्लायर जयपुर आयरन। अब यहाँ हमने पेमेंट तो कर दिया इसको, जनरल एंट्री को, जनरल एंट्री के थ्रू इस सप्लायर को, लेकिन यहाँ पर ये अभी भी ओवर ड्यू बता रहा है, पेड नहीं हुआ है एक तरह से। सो ये अभी खाली पड़ा हुआ है जयपुर आयरन, आप देखेंगे तो अभी ये पेड नहीं बता रहा है ये इन्वॉइस। जैसे कि हमारे पास कुछ इन्वॉइसेस हैं, 1,000 रुपये का, एक 2,000 का, हमने पेमेंट कर दिया 3,000 का, लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसकी वजह से परचेस इन्वॉइसेस क्या दिखाते हैं कि अभी भी शायद ये पे नहीं हुए। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है पेमेंट रिकंसिलेशन। हम इसको करके भी देखेंगे अभी। मैंने जोधपुर कंपनी सिलेक्ट की, पार्टी टाइप मैंने सप्लायर सिलेक्ट किया, पार्टी का नाम है जयपुर आयरन, ओके। अब मुझे अगर कुछ फिल्टर लगाकर इनवॉइसेस निकालना तो मैं डाल सकता हूँ, अदरवाइज गेट अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज, ये इस पे क्लिक करते ही यहाँ आपको 2 परचेस इनवॉइसेस दिखेंगे,
जो भी रिकनसाइल नहीं हो रखे, और साथ में इधर पेमेंट्स दिखेंगे। लेकिन एक्चुअली में जो पहले के जो ऑलरेडी वो रिकनसाइल हो रखे हैं, अभी जो नए जो कुछ 2 इनवॉइसेस बचे हुए हैं, इनके लिए एक्चुअली में कोई पेमेंट एंट्री ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका अप टू डेट है, इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ और ओपन करता हूँ। A1 मोटर्स, यहाँ मैं अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज निकालता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आप देखिए इतने सारे परचेस इनवॉइसेस बने हुए हैं, अलग अलग छोटे 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 छोटे, और ये तो है इनवॉइसेस। और राइट साइड में ये सब है पेमेंट्स, 2 बार पेमेंट रिलीज किया हुआ है। अब अगर मुझे इन सबको रिकनसाइल करना है, तो इतने पेमेंट में मैं किन किन को रिकनसाइल करना चाहता हूँ, उनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि रेंडमली मैं सबको कर दूं, जितना होगा उतना हो जाएगा, बाकी बचे हुए रह जाएंगे। तो मैंने क्लिक किया और अब मैं इनको रिकनसाइल करने की कोशिश करता हूँ। अलोकेट एंड रिकनसाइल, सक्सेसफुली रिकनसाइल्ड। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इतने सारे पेमेंट्स अभी बच गए हैं, अभी भी इनके लिए इनवॉइसेस बच गए हैं जिनके लिए पेमेंट की एंट्री नहीं है। वो दोनों पेमेंट यूज हो गए, बाकी इनवॉइसेस में वो रिकनसाइल हो चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारे इनवॉइसेस बचे हैं जिनका रिकनसिलेशन नहीं हुआ है। मतलब उसके लिए अभी पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो इस तरह से हम A1 मोटर्स के लिए रिकनसाइल कर चुके हैं। हम किसी और भी सप्लायर के लिए जिनका पेमेंट हो चुका है लेकिन इनवॉइसेस को रिकनसाइल नहीं किया, तो यहाँ से हम रिकनसाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है बैंक क्लियरेंस और रिकंसिलेशन। बैंक क्लियरेंस, इसमें हम बैंक का जो अकाउंट जिसको हमें रिकंसाइल करना है उसको ओपन करेंगे। डेट डाला फ्रॉम टू गेट पेमेंट एंट्रीज, तो ये सारी पेमेंट एंट्रीज हैं। और अब अगर जब हमें इनकी डिटेल्स डालनी है कि कब क्लियर हुआ ये चेक, तो इस पे एडिट पे जाइए और यहाँ पे क्लियरेंस डेट को डाल दीजिए, किस डेट को क्लियर हुआ है। जिन जिन को क्लियर करना है सबके में आप क्लियरेंस डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद में आप यहाँ पे अपडेट क्लियरेंस डेट करेंगे, तो वो सारा जो क्लियरेंस डेट है वो जर्नल एंट्री में जाके अपडेट हो जाएगी और अमाउंट भी क्लियर दिखाएगा, रिकनसाइल्ड दिखाएगा। सेम एक और है बैंक रिकंसिलेशन टूल। इसमें आप बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं और फ्रॉम टू, ये बैंक जो है ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी कई ट्रस्ट में इसको यूज नहीं करते, बैंक क्लियरेंस से ही हो जाता है। बैंक रिकंसिलेशन टूल भी एक अच्छा टूल है जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बैंक का जो स्टेटमेंट है वो अपडेट कर सकते हैं और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पर उसको क्लियर कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए हम गए वहाँ पर बैंक, कंपनी एंड बैंक अकाउंट, उसके बाद में गूगल शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं या यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके लिए टेम्पलेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक जो हमें स्टेटमेंट देता है एज इट इज उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ये उसके कॉलम्स है। तो फिर हम रिकंसिलेशन करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। तो इस तरह से वो रिकंसाइल हो जाएगा। फिर हम यहाँ से रिकंसाइल कर सकते हैं रिकंसिलेशन टूल से। नेक्स्ट है ओपनिंग इनवॉइस क्रिएशन टूल। तो जब भी हम ओपन करते हैं ERP, तो कुछ इनवॉइसेस में ओपनिंग करने होते हैं। तो ओपनिंग इनवॉइस क्रिएशन टूल, इसके अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर सारे अलग अलग इनवॉइसेस मेंशन कर सकते हैं जिनको हमें ओपन करना है। पार्टी के नाम पे उस सप्लायर का नाम डालिए, पोस्टिंग डेट डालिए, ड्यू डेट डालिए, और इसको आप ओपनिंग इनवॉइस आइटम ही रखना चाहते हैं या कुछ और नाम देना चाहते हैं, कुछ और नाम दे सकते हैं। इस तरह से आप सारे परचेस इनवॉइसेस जो हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ओपनिंग परचेस इनवॉइसेस। और वो जब आप इसको क्रिएट इनवॉइसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो परचेस इनवॉइसेस क्रिएट कर देगा उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, उस डेट पर और सब कुछ। सिमिलरली हम सेल्स के लिए भी इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइसेस। तो सेम तरीके से हम पार्टी का नाम डालें और ओपनिंग इनवॉइस आइटम डालें, या आइटम का नाम डाल दें प्रॉपर और कितने अमाउंट के इनवॉइसेस हैं। इस तरह से हम फिर क्रिएट इनवॉइसेस करेंगे तो
तो हम सेल्स एंड परचेस इनवॉइसेस ओपनिंग जो है वो इससे हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। ये समरी बता रहा है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, इतने सेल्स इनवॉइस इतने परचेस इनवॉइसेस हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं टचस्टोन फाउंडेशन के लिए ओपनिंग, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। राधा कृष्ण मंदिर के लिए इतने किया है। दिस इज ओपनिंग इनवॉइस क्रिएशन टूल। पीरियड क्लोजिंग वाउचर, जब हमारा एक बार ऑडिट खत्म हो जाता है तो ऑडिट खत्म होने के बाद में हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस को जीरो करते हैं और बैलेंस शीट में उसको अपडेट करते हैं, तो उसके लिए ये एंट्री है पीरियड क्लोजिंग वाउचर। इसमें हम पोस्टिंग डेट डाल के क्लोजिंग अकाउंट हेड किसके अंदर हम बंद कर रहे हैं उसको, कौन से अकाउंट हेड में, तो इसके लिए हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा रूट टाइप इन लाइबिलिटी या इक्विटी। ऐसा कोई एक अकाउंट हमें क्रिएट कर, सॉरी पहले मुझे कंपनी सिलेक्ट करनी है, मैंने कंपनी सिलेक्ट किया टचस्टोन सपोज। सो टचस्टोन में ये अकाउंट्स हैं बैलेंस शीट के, तो इन सब अकाउंट्स में जिनमें मुझे रिसीव करना है अमाउंट, इसमें से किसी को सिलेक्ट करके और फिर कुछ रिमार्क्स डाल के इसको हम क्लोज कर देंगे। ये क्लोज करते ही क्या होगा, सारा जितना भी P&L था हमारा वो जीरो होगा और बैलेंस शीट के अंदर जाके वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये ऑडिट होने के बाद में हमें ये एंट्री पास करनी चाहिए। So I think I'm done with all the reports tools. So we covered first settings, उसके बाद में various entries, उसके बाद में हमने reports कवर किया और उसके बाद में लास्ट हमने कुछ tools को हमने देखा। So ये सब केवल I think पार्ट रहता है अकाउंटिंग मॉड्यूल का। हरे कृष्णा।